हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड़। और आज के इस वीडियो में बेटा हम वॉइड और वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में हम वॉइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में भी क्या डिफरेंस हुआ करता है, तो ये जो दोनों तरह के डिफरेंस है इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाएं, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ करता है। यदि हम बात करें कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो आईसीए एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2 के क्लोज जे में लिखी हुई है। और इसमें लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज लीगली वैलिड इनिशियली। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वास्तव में शुरुआत में तो क्या है, वैधानिक रूप से वैध है, मतलब वैलिड हुआ करता है, बट बिकम्स इनवैलिड लेटर बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। और किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वो इनवैलिड हो जाया करता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। जैसे मान लीजिए शुरुआत में ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए जो है वो 1,000 रुपए का गुड्स बी को क्रेडिट पर देगा और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, बी की डेथ हो जाती है और इस वजह से बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज का होना जरूरी है, तो वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होती। तो शुरुआत में भले ही उन्होंने सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली हो, लेकिन बाद में जाकर अगर बी की डेथ हो जाती है तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाया करता है। यदि हम बात करें एक दूसरे एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए कि दो फैमिलीज में किसी काम को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद में उन फैमिलीज के बीच में झगड़ा हो गया। तो शुरुआत में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था। लेकिन बाद में झगड़ा होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, जिसके बारे में कि आईसीए 1872 के सेक्शन नंबर 2 क्लोज आई में लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट कैन बी वॉइड बाय हिम और देम इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बना सकता है और वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। और सिंपल सी बात है, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसी न किसी दबाव की वजह से बनाए जाते हैं, डराकर या धमकाकर। यदि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, तो मान लीजिए जैसे अशोक ने रवि को ये धमकी दी कि भाई आप जो है अपना जो मकान है वो मुझे 3 लाख रुपए में देंगे, और इस तरह की जो धमकी है वो उसके सिर पर गन पॉइंट पर रखकर दी गई थी। रवि एग्रीड बिकॉज ऑफ फियर, और जो बेचारा रवि था वो डर के मारे एग्री भी हो जाता है। एंड लेटर इट डिपेंड्स अपॉन रवि, अब बाद में रवि के ऊपर डिपेंड है कि ही वॉन्ट्स टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना चाहता है तो वो 1 या 2 दिन बाद में कोर्ट में जाकर जो अशोक है उसके अगेंस्ट केस कर सकता है और कह सकता है कि इसने मुझे डरा कर और धमका कर जो मेरी जमीन थी, जो कि 5 या 7 लाख रुपए की उसकी मार्केट वैल्यू थी, उसको वो 3 लाख रुपए में खरीद लिया। अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को यदि वो वॉइड बनाना चाहता है, तो इस तरह की जो बातें अशोक और रवि के बीच में हुई हैं, तो रवि फ्यूचर में कभी भी इस बात के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करेगा और वो डरा सहमा ही रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाया करता है। अब यदि हम बात करें कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसमें है नो, मतलब वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते हैं वो कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकते, क्योंकि इस सिचुएशन में यदि किसी की डेथ भी हो जाती है, बाद में जाकर अगर झगड़ा भी हो जाता है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कोर्ट में जाकर सेकंड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। तो जो भी एग्रीव पार्टी हैं, मतलब जिसको भी नुकसान हुआ है सौदा करते टाइम या कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान, या जिसके साथ में हमने डरा धमका कर काम करवाया है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना चाहता है या नहीं। यदि वो वैलिड बनाना चाहता है तो अपनी समस्याएं कोर्ट में जाकर बता सकता है और वो उसके अगेंस्ट या सेकंड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकता है। इस तरह से वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है एनफोर्सेबल बाय लॉ कर सकता है। अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो वो है रीजन। आखिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है,
इसका मेन कारण होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब ऐसी घटना जिसके बारे में हमें पता ही नहीं और वो भविष्य में जाकर आपके साथ घटित हो जाती है। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यदि हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, मतलब अगर हम ये देखना चाहें कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है, तो ये धमकी की वजह से या किसी भी अननेसेसरी दबाव की वजह से इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाया करता है। अगर हम बात करें वॉट आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कुछ समय बीत गया तो उसके बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में क्या होगा। इवन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चाहे कितना भी समय बीत क्यों ना गया हो, लेकिन इस सिचुएशन में भी आप उस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करार नहीं दे सकते। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये आपको सुविधा मिलती है कि यदि आप एग्रीव्ड पार्टी हैं और आप कोर्ट में सेकंड पार्टी के अगेंस्ट केस करना चाहते हैं, तो आप अपने इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। यदि हम बात करें क्लेम की, तो भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ बुरा हुआ है, वो सेकंड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम कर सकती है और जो भी हर्जाना है वो प्राप्त कर सकती है। यदि हम सेक्शन की बात करें, तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो आईसीए 1872 के सेक्शन नंबर 2 के क्लोज जे में लिखा हुआ है, जबकि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो आईसीए 1872 के सेक्शन नंबर 2 के क्लोज आई में लिखा हुआ है। अब यदि हम वॉइड और इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में फर्क करना चाहें, तो बेटा इससे पहले कि हम इन दोनों में डिफरेंस करें, आपको इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। यदि हम बात करें कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जिनको की करने के बारे में कानून आपको कभी भी सहमति नहीं देता है, एंड हैविंग क्रिमिनल नेचर, और सभी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंडर में किए गए जो काम है वो बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, एंड विच आर पनिशेबल, और जिनके लिए आपको सजा भी दी जा सकती है, आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर आपको जेल में भी रखा जा सकता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो पार्टी थी, उन्होंने ये निश्चय किया कि हमें किसी को मारना है, तो इस तरह का जो काम है या इस तरह का जो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ड्रग सप्लाई करना या किसी को किडनैप करना, तो इस तरह के काम करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं उनको हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। अब यदि हम बात करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, यदि हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो वो है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा, मतलब अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपने बाद में किया तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। मान लीजिए दो पार्टी थी, उन दोनों पार्टीज के बीच में शुरुआत में तो सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। अब मान लीजिए एक जो पार्टी है वो बाद में जाकर किसी ऐसे देश में रहती है जो कि हमारे देश का दुश्मन है। अगर आप बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करोगे तो आपको गवर्नमेंट पनिशमेंट भी दे सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ऐसे देश के नागरिक से नहीं किया जा सकता जो देश हमारा दुश्मन हो। अब बात करते हैं कि जो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड क्यों नहीं होता, मतलब आपको पनिशमेंट क्यों नहीं मिल सकती। मान लीजिए दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज में किसी भी काम को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई और बाद में जाकर उन दोनों में से कोई एक पार्टी जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप कोर्ट में जाकर उस सेकंड पार्टी के अगेंस्ट केस करेंगे जिसकी की डेथ हो गई है, तो कभी भी जो कोर्ट है ना वो उस मरे हुए व्यक्ति के परिवार को पनिशमेंट या किसी भी तरह की सजा नहीं देगा कि भाई आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए फर्स्ट पार्टी को कुछ हर्जाना देंगे। यदि हम बात करें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की, तो बेटा सीधी सी बात है, ये 100% कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता है। यदि हम सेकंड डिफरेंस की बात करें पनिशमेंट, तो बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको किसी भी तरह की कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है, लेकिन यदि आप इलीगल काम कर रहे हैं या इलीगल जो काम करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अगर हम बात करें वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब होता है कि शुरुआत से ही क्या वॉइड होते हैं क्या, तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वास्तव में शुरुआत में वॉइड नहीं होता, लेकिन इलीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरुआत से ही वॉइड हुआ करता है, इनवैलिड हुआ करता है। यदि हम बात करें कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो वॉइड कभी भी नहीं होगा, यानी कि इनवैलिड कभी नहीं होगा। लेकिन हम बात करें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की, तो भाई जो भी कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमेशा ही इलीगल रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं।
तो बेटा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ साथ में जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है ना, उसको हम कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। तो चलिए इनको दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए जो है वो अपनी कार 50,000 रुपीज में बी को बेचना चाहता है, तो ये तो हो गया मेन कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर बी को 50,000 का अरेंजमेंट करना है, उसके पास में कैश है नहीं, तो बी ने सी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप मुझे 50,000 रुपए क्या दो, उधार दे दो, ताकि ये जो 50,000 रुपए हैं मैं ए को दे दूं और ए से मैं एक कार खरीद लूं। अब इस सौदे में बेटा जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो है मेन कॉन्ट्रैक्ट, और बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना वो है कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन हुई कि इन दोनों के बीच में शुरुआत में तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि भाई जो कार है वो 50,000 रुपीज में बेची जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद में वो कार ही डिस्ट्रॉय हो गई, वो खराब हो गई या फिर उसमें आग लग गई। तो ऐसी सिचुएशन में ए और बी के बीच में अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा बताइए ए और बी के बीच में जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था वो तो वॉइड हो गया, तो क्या बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो वॉइड हो गया? नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर सी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर ये कहना है कि भाई बी को ये जो उधार लिए गए पैसे थे ना 50,000 रुपए, ये तो सी को देने ही होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है जो बी और सी के बीच में हुआ था वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में कभी भी वॉइड नहीं होता है। अगर हम बात करें कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में इलीगल होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो भी हम चोरी करेंगे ना उसमें से जो 30,000 रुपए ना वो बी ए को देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, चोरी भी हो गई, लेकिन बी के पास में सफिशिएंट कैश नहीं है, तो सीधी सी बात है जो बी है वो 30,000 रुपए का अरेंजमेंट करने के लिए सी के पास जाता है और कहता है कि भाई हमने एक चोरी की थी और ए के और मेरे बीच में एक सौदा हुआ था कि मैं उसको जितनी भी चोरी होगी उसमें से 30,000 रुपए दूंगा, तो भाई तू ऐसा कर। बी सी को ऐसा कहता है कि भाई तुम ऐसा करो कि मुझे 30,000 रुपए उधार दे दो। सी बी को 30,000 रुपए उधार देता है और जो बी है वो 30,000 रुपए सी से लेकर ए को दे दिया करता है। तो अब मुझे ये बताइए बेटा ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कैसा है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि चोरी करना, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना और जो कानून की नजर में पनिशेबल काम हुआ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो इलीगल हुआ था। अब मुझे ये बताइए बी और सी के बीच में जो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या ये भी इलीगल है? हाँ बिल्कुल, ये भी इलीगल है, क्योंकि बी ने पहले ही सी को बता दिया था कि ये जो 30,000 रुपए है मैं ए को दूंगा, और वो भी क्यों दूंगा, क्योंकि हमने चोरी की थी। तो चोरी के बारे में सी को ऑलरेडी पता था। तो इस तरह से बी और सी के बीच में जो हुआ कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इलीगल होगा। तो उम्मीद है बेटा आपको वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है ये भी समझ में आया होगा। इसी के साथ में वॉइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंस हुआ करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, इसी के साथ में अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। यदि आपको वीडियो नॉलेजेबल लग रहा है तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।